जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश सलाम इंडिया में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वरिष्ठ समाज सेवी और स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर के संस्थापक कुलपति डॉक्टर अनिल तिवारी जी से। जन सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले डॉक्टर अनिल तिवारी जी का सबसे पहले तो मैं पूरे सम्मान और आदर के साथ स्वागत करता हूं और सलाम करता हूं और कुछ बातें उनकी जिंदगी से जुड़ी दर्शकों को बताना चाहता हूं। जी हां, जन सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले डॉक्टर अनिल तिवारी का पूरा जीवन मानव सेवा की एक मिसाल है। स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश में कुलपति के पद पर कार्यरत डॉक्टर अनिल तिवारी की जिंदा दिल जिंदगी मानवता के लिए मिसाल है। मुश्किल कैसी भी हो, डॉक्टर अनिल हमेशा जन सेवा के लिए तत्पर दिखाई दिए। पिछले साल कोरोना के कहर के दौरान इन्होंने खुद घर घर जाकर लोगों को जरूरत का सामान पहुंचाया। इस साल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी डॉक्टर अनिल लोगों की मदद के लिए आगे आए। स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय को कोविड केयर सेंटर के रूप में समर्पित किया गया है। वहीं डॉक्टर अनिल की टीम गरीबों को लगातार मुफ्त राशन मुहैया करवा रही है। आज डॉक्टर अनिल तिवारी के निस्वार्थ भाव को हमारा सलाम। जी हाँ, सलाम इंडिया के इस मंच पर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ समाज सेवी और स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर के संस्थापक कुलपति डॉक्टर अनिल तिवारी जी। डॉक्टर अनिल तिवारी जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारी टीम आपको सलाम करती है। नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि आज के दौर में दो सबसे अहम बातें हैं। कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना जरूरी है और दूसरी जरूरी बात यह है कि जिसके पास जितनी इच्छा शक्ति है, जितने संसाधन हैं, उन संसाधनों को मानव सेवा के लिए वो तत्पर रहे और अपनी सहभागिता ज्यादा से ज्यादा निभा सके। इसी स्थिति के मद्देनजर आपने सेवा भाव से प्रेरित होकर अपने विश्वविद्यालय को कोविड सेंटर बनाकर कलेक्टर को सौंप दिया। अपने आप में एक ये प्रेरणादायक कदम है। मेरा यही सवाल है, आपको ये प्रेरणा कहां से मिली? कैसे ये सोच जमीनी स्तर पर धरातल पर उतरी? ऐसा है कि जब पिछली बार कोरोना आया था तभी ऐसा लगा कि यह एक बड़ी भयावह बीमारी संक्रमण आने वाला है। ऐसा मन में आशंका हुई और इस आशंका को देखते हुए पिछली बार भी हमने अपना एक हॉस्पिटल तैयार करके 100 बेड गवर्नमेंट को दे दिया था। और इस बार जब दूसरी लहर महाराष्ट्र से शुरू हुई तो सर्वप्रथम मैं माननीय कलेक्टर महोदय के पास पहुंचा और मैंने कहा कि लगता है कि इस बार का संक्रमण महाराष्ट्र को देखते हुए बड़ा भयावह होने वाला है, आप इसकी तैयारी करें और इसके लिए सर्वप्रथम मैं अपना 100 की जगह 200 बेड का हॉस्पिटल तैयार करके आपको देना चाहता हूं। सब तरफ से बात आई कि इस समय इस आपदा में सभी लोग हॉस्पिटल तैयार करके खुद संचालित करते हैं और आप इसको दान करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कोरोना एक संकट है, एक महामारी है, चीन के द्वारा निर्मित एक महामारी है, चीन के द्वारा पैदा किया गया वायरस है और यह एक मानव निर्मित और प्राकृतिक संयुक्त रूप से बनी हुई आपदा है। इस आपदा से निपटने के लिए तैयारी पूर्ण होना चाहिए और इस आपदा में हम क्या कर पाएंगे, क्योंकि 100 साल बाद ऐसी स्थिति देश और पूरा विश्व देख रहा है और उस समय हम भी हैं। यह हमारे लिए एक दुखद भी है कि संक्रमण के दौर में हम हैं, लेकिन सुखद इस मामले में है कि आप कुछ कर सकते हैं, आप समाज के बीच जाके सेवा कर सकते हैं। भगवान ने आपके लिए इसके लिए चुना है और भगवान का आदेश मानते हुए और अपना मन का जो भी भाव था, तन मन धन सब कुछ समाज को अर्पण कर दो, ऐसा भाव मन के अंदर आया और हमने अपना 100 की जगह 200 बेड का हॉस्पिटल तैयार करके गवर्नमेंट को सुपुर्द कर दिया कि मेरा तन लगे तन लगा लो, मेरा मन लगे मन लगा लो, मेरा जीवन लगे मेरा जीवन लगा लो। पैसा जो है वो सब आना जाना है,
और जब कोई संक्रमण में ग्रसित हो जाता है तब पैसा कोई काम नहीं आता है। तो पैसे की चिंता न करते हुए सिर्फ मानव सेवा व्यक्ति को करनी चाहिए, यह भाव मन के अंदर आया और इसी भाव को लेकर मैंने यह हॉस्पिटल गवर्नमेंट को समर्पित कर दिया और उस दिन से आज तक पूर्ण सेवा में लगा हुआ हूं और मेरा जो कुछ भी है वह समाज के लिए है और इस सरकार के लिए है। डॉक्टर तिवारी जी, जब कोई भी इंसान अर्पण करने की भावना अपने दिल में रखता है, वो कितना कुछ भी अर्पण कर ले ना उसका मन भरता है, वो समाज सेवा के लिए लगातार तल्लीन रहता है। सर, इस कोरोना काल में आपने कई ज़रूरतमंदों लोगों को तक पहुंचे भी और आपकी मदद से वो लोग लाभान्वित भी हुए। जितनी मदद आप कर पाए, मन में कितना संतोष पैदा होता है? इस बार जब ऑक्सीजन की समस्या थी तब उस समय हमने अपने पास 20 सिलेंडर तैयार करके सबको देने का कार्य किया और जितना व्यस्त में अन्य दिनों में रहता था, इस कोरोना के दूसरी लहर में, दूसरे संक्रमण में मैं उससे ज्यादा व्यस्त रहा। सुबह से शाम तक टेलीफोनिक, व्यक्तिगत जैसी भी मदद हम कर पाए, क्योंकि इस बार जो सबसे बड़ी समस्या थी वह ऑक्सीजन और हॉस्पिटल। भोजन की उतनी समस्या पिछले बार जैसी नहीं थी। इस बार जो मेन समस्या थी, यदि कोई संक्रमित है तो उसको सलाह कैसे दें, वह बचे कैसे, संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा था, उस संक्रमण की चेन को कैसे तोड़ा जाए, उस संक्रमण के लिए सलाह देना कि भाई आप क्या करें, क्या दवाई हो, पूरी की पूरी किट बना के हमने दवाइयों की रखी हुई थी। कोई व्यक्ति यदि कहता था हमारे घर में सर्दी खांसी बुखार है तो एक पूरी की पूरी किट दे दी जाती थी कि आप इस किट को ले जाइए, सर्वप्रथम तो आप इसको खाना शुरू करें, फिर आप डॉक्टर की सलाह लें। जो जनरल दवाइयां होती थी, आइवरमेक्टिन से लेके और लिम्सी से लेके और जितना भी प्रोटोकॉल कोविड का था, जो डॉक्टर्स का प्रिस्क्राइब जो फार्मूला था, उस फार्मूला से मैंने किट बनवा के रख ली थी। जो डॉक्टर्स का था, डॉक्टर गुलेरिया का जो पर्चा था, डॉक्टर गुलेरिया वाले पर्चा को हमने तैयार करके उसकी किट बनवा के देने का कार्य किया। ऑक्सीजन का काम था, ऑक्सीजन देने का कार्य किया। जिन व्यक्तियों को समस्या थी कहाँ भर्ती हो, कैसे भर्ती हो, कितने संक्रमण में भर्ती हो, उसके लिए भी कार्य किया। और एक आपको बताते हुए यह खुशी है कि 16 का संक्रमण यानी 65% तक लंग्स जिनके खराब थे वह भी घर के अंदर होम आइसोलेट होकर ठीक हो गए। उनको ट्रीटमेंट और सलाह सही मिल गई। सही ट्रीटमेंट और सलाह मिलने से ही इस महामारी पर संक्रमण पाया जा सकता था। उसमें हमने अपनी पूरी की पूरी तन्मयता के साथ पूरी टीम को लगा दिया। स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय की टीम, गायत्री परिवार सागर की टीम, आरएसएस की सेवा भारती की टीम, इन तीनों टीमों को हमने लगाया और तीनों टीमों को लगा के सागर को संक्रमण से मुक्त करने के लिए हमने प्रयास किया। और निश्चित तौर पर आज हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है सागर के अंदर कि हमारे यहाँ का संक्रमण भी नीचे आते पॉजिटिविटी रेट 6% पर आ गया और जल्दी ही है जैसे अन्य जिलों का है वैसा आ जाएगा, क्योंकि सागर की स्थिति एक समय बड़ी भयावह हो गई थी। लेकिन हमारे यहाँ के प्रशासन ने मिलके हम लोगों के साथ जुट के बहुत अच्छा कार्य किया और आज हम लोग बहुत अच्छे इस संक्रमण पर विजय प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश को बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की किल्लत नहीं हो पाई, ऑक्सीजन की कमी से किसी प्रकार की कोई समस्या आई नहीं। हमारे यहाँ का पूरा प्रशासन बराबर ऑक्सीजन की सप्लाई करता रहा। हम जैसे छोटे छोटे लोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के इस काम में जुटे रहे। इसके लिए प्रशासन का भी धन्यवाद है, शासन का भी धन्यवाद है और यहाँ की जनता का भी धन्यवाद है, जिन्होंने संयम का पालन करते हुए इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए अपने आप को झोंक दिया। सलाम इंडिया के इस मंच पर सभी आपको सलाम भी कर रहे हैं और आपकी कहानी को सुन रहे हैं जो आज के दौर में आप कर रहे हैं। डॉक्टर तिवारी जी, अब मेरा सवाल आपसे यह है कि कई बार हमें यह लगता है कि आज के दौर में इंसान इतनी तत्परता के साथ काम कर रहा है और उसकी जो पुरानी जिंदगी है, क्या उस दौर में उसने कोई संघर्ष देखा था? क्या उसके परिवार के संस्कार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो आज के दौर में भी काम आ रहे हैं? मैं अगर आपकी जिंदगी की बात करूं तो वो परिवार के द्वारा मिले संस्कार और आपके शुरुआती जीवन का संघर्ष आज के दिनों में किस तरह से काम आ रहा है लोगों के बीच पहुंचकर मदद करने के लिहाज से? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। जो हमें संस्कार प्राप्त होते हैं, जो हमें अपने घर से, अपने परिवार से, अपनी समाज से जो संस्कार मिले हैं,
उन संस्कारों से ही मैं आज यह सब कर पा रहा हूं। मैं एक वाक्य बताता हूं। जब मैं कक्षा चौथी पढ़ता था तब पिताजी के साथ रहा करता था। पिताजी हमारी एक छोटी सी नौकरी, जिसे ग्राम सेवक कहते हैं, वह नौकरी हमारे पिताजी की थी। तो उस गांव में, जो हमारा एक यहाँ साहेगढ़ एक गांव पड़ता, वहां काली खेड़ी एक जगह है, छोटी सी जगह, उस गांव में जो भी व्यक्ति आता था वह हमारे घर में खाना खा के ही जाता था। और चौथी क्लास में ही हम लोग खाना पापा जी के साथ तैयार करवाते थे, बनवाते थे और खिलाते थे। कोई व्यक्ति हमारे यहां से बिना खाना पीना के जा ही नहीं सकता था। दवाई के लिए भी उस समय कुछ नहीं होता था, लेकिन पिताजी हमारे घर गांव में जाके छोटे छोटे लोगों को दवाइयां, किसी की दवाइयां, ह्यूमन की दवाइयां, इन सबको बताया करते थे। उस समय डॉक्टर की बड़ी कमी हुआ करती थी। तो वह संस्कार पिताजी से हमें मिले कि जब जहां सेवा का अवसर मिले सेवा करो। सेवा का कोई स्वरूप नहीं होता, सेवा के लिए भाव होना चाहिए। यदि आपके अंदर यह भाव है तो आप सेवा करने के लिए अपने आप को बीच बाजार में खड़ा पाएंगे। और वह मैंने अपने आप को पाया कि जब जहां अवसर मिलता है तो मन के अंदर ऐसा भाव आता है कि मैं क्या निछावर कर दूं, क्या दे दूं, क्या कर दूं। आज ऐसा लगता है कि मैं एक नहीं 10 होता तो मैं 10 गुनी सेवा कर पाता। ऐसा भाव मन के अंदर आ जाता है। डॉक्टर तिवारी जी, आपने बताया कि जब भी आपको जो मौका मिलता है, जिम्मेदारी मिलती है, आप उसे बखूबी निभाते हैं और सब कुछ निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को, और सवाल मेरा यही है आपसे, कि आप सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ बीजेपी से प्रदेश सह संयोजक भी हैं। इस नाते भविष्य में यदि आपके कंधों पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डाली जाती है तो आप जिले और प्रदेश की जनता की सेवा किस तरह से करना चाहेंगे? आपके जहन में भी आता होगा कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी उतने ज्यादा बड़े स्तर पर मैं काम कर पाऊंगा। वो कौन कौन सी बातें हैं जो सेवा भाव के लिहाज से आपके जहन में आती हैं? जी भाई साहब, मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मेल खाती है। भारतीय जनता पार्टी ने हमें प्रदेश सह संयोजक बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का बनाया हुआ है और मैं बिना पद है, एक छोटा पद है, लेकिन जो काम किया मैंने अपनी ताकत, अपने हौसले, अपनी दम, अपनी सामर्थ्य से किया। यदि पार्टी कभी भविष्य में कोई जिम्मेवारी देती है तो ज्यादा बड़ी बात तो नहीं, उस जो जिम्मेवारी मिलेगी उस जिम्मेवारी को जिस आशा से दिया जाएगा उस आशा से 100 गुना ज्यादा खड़ा उतरूंगा। इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर है और समाज के लिए कुछ ना कुछ कर पाऊंगा, ऐसा जज्बा हमारे अंदर है। लेकिन यह बड़े स्तर का मामला है, पार्टी स्तर का मामला है जी। हमारे विचार को नहीं छीन सकती, हमारी विचारधारा को कोई नहीं छीन सकता। हम अपनी विचारधारा से समाज के बीच में रहेंगे। पार्टी का मैटर पार्टी जाने, लेकिन यदि जिम्मेवारी मिलती है तो बखूबी उसको निभा दूंगा। आपके चैनल के माध्यम से इस बात को मैं कहना चाहता हूं। जी डॉक्टर तिवारी जी, कोरोना काल की इस मुश्किल घड़ी में कोई मजबूती के साथ खड़ा हुआ है तो कोई बहुत मजबूर है। क्योंकि आप यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं तो एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि जो आर्थिक रूप से परेशान लोग हैं उन लोगों को एजुकेशन और रोजगार देने में आप सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों में किस तरह से अपनी सहभागिता निभा सकते हैं? किस तरह से मददगार सरकार भी हो सकती है समन्वयता और सहभागिता के साथ? बिल्कुल, ये आपने अच्छा क्वेश्चन उठाया। अभी आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए एजुकेशन महत्वपूर्ण बिंदु है। अभी आपको मैं बता देना चाहता हूं, आपके माध्यम से खबर भी पहुंच जाएगी कि विगत 2 वर्ष से हमारे 50 से 60% बच्चों ने हमारे यहाँ फीस जमा नहीं की हुई है हमारे विश्वविद्यालय में। उसका कारण ये कि वह छात्रवृत्ति से फीस भरते थे, बच्चे की छात्रवृत्ति नहीं आई हुई है। जब वो छात्रवृत्ति उसके बच्चे के अकाउंट में जाएगी तब वो निकालेगा, तब हमारे यहाँ जमा करेगा। लेकिन हम उसको मानते हुए कि सरकार ने उनको छात्रवृत्ति नहीं दी, इस कारण वह हमारे यहाँ फीस जमा नहीं कर पा रहे, तो उनको हमने किसी भी बच्चे का नाम अपनी संस्था से अलग नहीं किया, उनको हमने प्रमोट किया। जो नीति थी उसके हिसाब से प्रमोट किया, क्योंकि यदि उनकी छात्रवृत्ति जब आएगी तभी वो जमा कर पाएंगे। और जब कोई गरीब छात्र हमारे सम्मुख में आता है तो उसके लिए यह बात तो कहनी ही नहीं पड़ती है कि भाई मेरी फीस कम कर दो। उससे ये पूछता हूं मैं कि कितना कम चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या आपकी आर्थिक स्थिति क्या है। ये बात सही है कि प्राइवेट संस्थान छात्रवृत्ति के ही बेस पर चलते हैं। बच्चे की स्कॉलरशिप बच्चे के खाते में जाती है, वो फीस के रूप में हमें जमा करते हैं।
जब फीस हमारे पास आती है उससे ही हम सैलरी बांट पाते हैं, उससे ही हम अन्य खर्चे चला पाते हैं। तो ऐसे गरीब बच्चों के लिए संस्थान अपनी पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ा रहता है। और सरकार को अब चाहिए कि सरकार बेरोजगारों के लिए छोटे छोटे रोजगार कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए आगे आए। विश्वविद्यालय ने भी इसके लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री से अभी एक आत्मनिर्भर भवन, पिछले 27 फरवरी को एक आत्मनिर्भर भवन का एक हमने उद्घाटन करवाया है। उसके अंतर्गत हम बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग देंगे। फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग देने का कार्य स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय कर रहा है। और एक और बात बता दूं, स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय ने वर्तमान में 700 से 800 महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और ब्यूटी पार्लर इनकी दक्षता पूर्ण कर दी है। और उसके लिए उनको आत्मनिर्भर बना के उनके समूह बना दिए हैं। उन समूह के माध्यम से महिलाओं ने काम करना शुरू कर दिया है। जो हमारे स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय का आत्मनिर्भर विंग, आत्मनिर्भर भारत जैसा होता है वैसा हमने उसका नाम दिया है आत्मनिर्भर सागर। शिक्षा, संस्कृति, उत्थान न्यास, नई दिल्ली, माननीय अतुल भाई कोठारी जी के निर्देशन में इस कार्य को मैं स्वयं, हमारे बड़े भाई इसके प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर अजय तिवारी जी, वो और पूरा परिवार, हमारा स्वामी विवेकानंद परिवार लग के आत्मनिर्भर बनाने के लिए सागर में लगा हुआ है। कोरोना की लहर का जी डॉक्टर तिवारी जी बता रहे हैं किस तरह से एक समाज सेवी के तौर पर वो लगातार समाज के बीच मदद पहुंचा रहे हैं। और इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है डॉक्टर तिवारी जी आपसे, जब से कोरोना की बीमारी आई है आपके माध्यम से कई गरीब लोगों को मदद मिली है, गरीबों की भोजन व्यवस्था हो पाई है, तत्परता के साथ आप तो मैदान में दिख ही रहे हैं जैसा कि मैं विजुअल्स में देख रहा था, लेकिन जिन कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है जिसका आप निर्वहन कर रहे हैं, उन कंधों को और कितने कंधे मजबूती दे रहे हैं? मेरा सवाल है आपकी टीम से जुड़ा हुआ, आपकी टीम का कितना योगदान है? इसके लिए एक व्यक्ति, जैसे बुंदेलखंडी में कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। एक व्यक्ति पूरा काम नहीं कर सकता। किसी का मन लगता है, किसी का तन लगता है, किसी का धन लगता है, किसी की सामर्थ्य लगती है, किसी का हौसला लगता है। इन सबको मिलकर टीम बनती है। हमारे पास आज की डेट में गायत्री परिवार सागर की एक विशाल टीम है। स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय परिवार हमारे साथ है। कोरोना फाइट एक ग्रुप हमारे सागर में है, वो हमारे साथ है। सेवा भारती RSS का हमारे साथ है। इन सारे संगठनों को मिलकर हम काम करते हैं और इसके अंदर लगभग 500 लोगों की टीम हमारे पास है जो अपने अपने क्षेत्र में समाज सेवा के काम के लिए लगे हुए हैं। एक शुभारंभ फाउंडेशन है जो वर्तमान में 24 घंटे खाने खिलाने का काम कर रहा है, उसके लिए भी हम मदद कर रहे हैं, उसके साथ भी हम जुड़े हुए हैं। ऐसे सारे ग्रुप सागर के अंदर जो भी समाज सेवी ग्रुप हैं, उस ग्रुप में कहीं ना कहीं हमारा योगदान है और कई ग्रुप तो हमारे ही ग्रुप के साथ मिलकर काम करते हैं। डॉक्टर तिवारी जी, देश की सीमाओं की रक्षा सेना कर रही है, वो हमारे सीमा के रक्षक हैं, तो वहीं डॉक्टर्स देश के अंदर कोरोना को हराने के लिए, मरीजों को स्वस्थ करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, तो वहीं आप जैसे समाज सेवक जो लोग मुश्किलों में हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, उन तक मदद पहुंचा रहे हैं। आप प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई साहब, एक सबसे पहले सीमा की बात की है, 1 मिनट की बात उस पर भी कर दूं। भारत तिब्बत सहयोग मंच एक हमारा बना हुआ है जो मुख्य तौर पर चाइना की आक्रमणकारी नीति, चाइना की जो हमारी नीतियां हैं, जो दमनकारी नीति है, जो उसका तानाशाही रवैया है, उसका विरोध करते हैं। हम सब चाइना की इस नीति का विरोध करते हैं और इस चाइनीज कोरोना को अपने देश से खत्म करके रहेंगे, इसका संकल्प लेते हैं। मानसरोवर को मुक्त कराएंगे और तिब्बत को भी मुक्त कराएंगे, अपने देश की सीमा को सुरक्षित करेंगे और चाइना का बहिष्कार करेंगे। इस पर हम काम करते हैं और समाज के बीच हम आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहते हैं कि सर्वप्रथम समाज के प्रत्येक व्यक्ति को एक मन में भाव लाना चाहिए कि सबसे बड़ी सेवा खुद को इस कोरोना से सुरक्षित रखना सबसे बड़ी सेवा है। खुद सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, इस समाज को सुरक्षित रखें, तो हमारा देश सुरक्षित हो जाएगा। बराबर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम करते रहें,
तीसरी लहर हमारे देश को काबू में ना ले पाए, इसकी तैयारी हम सबको आज से करनी पड़ेगी। और मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सरकार के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं उनका पालन करें, तब जाके हम अपने देश से इस कोरोना की संक्रमण की चेन को तोड़ पाएंगे और तीसरी लहर हमारे देश में ना आ पाए, इसकी तैयारी हमें करनी पड़ेगी। इस तैयारी के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर भाव लाना पड़ेगा, जज्बा लाना पड़ेगा और कुछ ना कुछ करना भी पड़ेगा। सिर्फ अकेले घर में बैठ के कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको आगे आके निकल के आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना होगा। यदि हमने अपनी स्वयं की जिम्मेवारी का निर्वहन कर लिया तो यह छोटी सी जो विपदा हमारे ऊपर आई है, यह विपदा टल जाएगी। और जो हमारे इस कोरोना के काल में जिनने अपने परिजनों को खो दिया है, उनके चरणों में मैं प्रणाम करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग आगे आके इसमें जरूर सहभागिता करें। भविष्य में कोई किसी के परिवार में यह दुर्घटना ना हो, इसके लिए हम सब लोग जुट के मिल के कंधे से कंधे मिलाकर काम करें। ऐसा मैं पूरे देशवासियों से और अपने मध्य प्रदेश के वासियों से निवेदन करना चाहता हूं। डॉक्टर तिवारी जी, कोरोना काल में गरीबों के मददगार बनने वालों का कर्ज समाज कभी नहीं उतार सकेगा, लेकिन हम इनका सम्मान करके दूसरे लोगों को मदद के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जी मीडिया ऐसे योद्धाओं को सलाम करता है। डॉक्टर तिवारी जी, हम आपको भी सलाम इंडिया के मंच से सम्मानित करते हुए ये शुभकामनाएं देते हैं कि आप जिस तरह से जनसेवा में तत्पर रहे हैं, आपके माध्यम से ज्यादा लोगों तक इसी तरह से मदद पहुंचती रहे।